एवरीबॉडी वेलकम टू लीगल मेंस एंड आई एम एमजे और आज हम डिस्कस करेंगे डोमिसाइल के बारे में। डोमिसाइल, उसके मोड्स, उसके काइंड्स और उसके सेक्शंस। सो इट हैज बीन स्टेटेड इन पार्ट 2 which extend from section 4 to section 18. These are the sections which talks about the domiciles. ठीक है, so it's not defined, मतलब definitions of domicile is not given, but we are extracting it from one of a case which is C versus C. उसमें ऐसा कहा गया है कि डोमिसाइल इज द प्रॉपर्टी, द डोमिसाइल ऑफ अ पर्सन इन विच हिज हैबिटेशन इज फिक्स्ड। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी जहाँ पे अ पर्सन, एक व्यक्ति का हैबिटेशन फिक्स्ड है विदाउट एनी इंटेंशन कि वो अपना घर मूव करे। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इन हल्सबेरी लॉ ऑफ इंग्लैंड वेर इट्स नथिंग बट अ परमानेंट घर, राइट, होम। सेक्शन 4 क्या कहता है? Part 2 shall not apply if the deceased was Hindu, Muslim, Sikh, Jain. It's applicable only to the Jews, Parsis, Christians, and etc. who have settled in India because of Hindu, Muslim, etc. have their own personal law and are domiciled in India. Okay, so first let's say करके कि section 4 it's mainly करके किसको applicable है और किसको applicable नहीं है, और हम जैसे लोगों को applicable नहीं है क्योंकि हमारे लिए खुद की एक personal law है, right, for which classify domiciles in India. Section 5 क्या होता है? Section 5 is succession to the immovable property. It talks about the movable and immovable property. ये याद रखना, बस it's enough. So the other things will be you'll get to know once you understand the meaning of what it states, right? So succession to the immovable property in India is regulated by the law of India wherever the deceased may have had his domicile at the time of death, right? And succession to movable property anywhere is regulated by the law of the country in which domicile have had his domicile at the time of death. ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी का जहाँ पे उनकी डेथ हुई है वो उस कंट्री की लॉ के हिसाब से चलेंगी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर वो प्रॉपर्टी इंडिया में है तो इट बी रेगुलेटेड नो मैटर वेयर ही द डिसीज हैव डाइड, इट विल बी रेगुलेटेड बाय द लॉ ऑफ इंडिया, राइट। आई नो इट्स बिट ऑफ टू मच बट इसकी मैं मतलब आई गो इन डीप ऑफ इट जस्ट बाय एक्सप्लेनिंग यू उनके इलस्ट्रेशंस, राइट। फर्स्ट वाले का आप ऐसा समझ लो, उसका डोमिसाइल इंडिया में था बट डाइज इन फ्रांस, लीविंग मूवेबल प्रॉपर्टी इन फ्रांस एंड इंग्लैंड and immovable and movable property both in India. So succession to the whole is regulated by the Indian law, right? Second we go with an Englishman have domicile in France but dies in India and have a movable and immovable property in India. बट यहाँ पे ये माना जाएगा कि सक्सेशन टू द मूवेबल प्रॉपर्टी इज रेगुलेटेड बाय द फ्रांस जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी हमेशा समझ लो कि एक इंडिया में ही वो होगा अगर वो इंडिया में हो, अगर वो प्रॉपर्टी इंडिया में है तो। सेक्शन 6 अ पर्सन कैन हैव ओनली वन डोमिसाइल। ये याद रखना कि सेक्शन 6 बस यही कहता है करके कि एक बंदे का सिर्फ एक ही डोमिसाइल हो सकता है, बट इसको थोड़ा एलेबरेट करने के लिए मैंने उसमें बस एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर दिए थे कि क्या क्या डोमिसाइल, मतलब क्या क्या काइंड है, क्या क्या फीचर्स है जो उसे डोमिसाइल कहा जा सकता है, राइट। सो इट्स ट्रू, फिक्स्ड एंड परमानेंट होम। एसेंशियल्स क्या है? फैक्ट ऑफ रिसाइडिंग इन अ कंट्री एंड इंटेंशन टू हैव अ परमानेंट होम, provides a civil status. It may be acquired by the residents, but residence does not denote domicile. Fifth, duration of residence. No hard and fast rule has been laid on by the government and state. Duration mandatory है एक residence के लिए, and a person may not have a home, but उसका हमेशा एक domicile रहना जरूरी है. No matter what, a person can have only one domicile. Domicile denotes a person's connection with territorial system of law, राइट। उनका जहाँ पे सिस्टम, जहाँ पे उनका टेरिटोरियल सिस्टम है ऑफ लॉ है, वो उन्हीं के कनेक्शंस के हिसाब से डोमिसाइल उन्हें दिया जाएगा। थर्डली वी कम टू द काइंड्स ऑफ डोमिसाइल। 3 काइंड्स है। डोमिसाइल बाय ओरिजिन मिलता है, डोमिसाइल बाय चॉइस और डोमिसाइल बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इधर दे गेट इट बाय बर्थ, दे गेट इट बाय चॉइस, और या तो लॉ, वो अपने लॉ के हिसाब से भी उनको डोमिसाइल मिल सकता है। डोमिसाइल बाय ओरिजिन क्या होता है? सेक्शन 7 एंड 8 उस चीज के बारे में बात करती है। व्हेन अ पर्सन एक्वायर्स एट द टाइम ऑफ बर्थ
through his parents, but both are different, such as Ramakrishnan versus Osmania University. Person have a domicile in England and she gave birth in India. बट कोर्ट ने ये कहा कि उसने एक्सीडेंटली यहाँ पे इंडिया में आके बर्थ किया, ठीक है, सो शी डज नॉट गेट अ, अगर वो एक्सीडेंटली होता है तो शी विल नॉट गेट अ बर्थ ऑफ लाइक यू नो द डोमिसाइल ऑफ इंडिया। सेक्शन 7 ये कहता है करके कि अगर वो बच्चा राइट लेजिटिमेट है आफ्टर द डेथ ऑफ अ फादर, अगर वो एक, ठीक है, वो उन्हीं का बच्चा है तो इट एक्वायर द फादर द डोमिसाइल ऑफ हिज फादर। सेक्शन 8 ये क्या कहता है, डोमिसाइल ऑफ ऑरिजिन ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड, अगर वो उनके अभी जो उनके डैड है, नो मैटर इफ मॉम हैज मेनी अदर हस्बैंड, बट वो उनके पप्पा का नहीं मिलेगा, उन्हें उनकी मम्मी का मिलेगा। दैट इज द नेम, लाइक दैट इज द मीनिंग ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड, जो उनके खुद के नहीं है, दे आर नॉट देयर ओन ब्लड बट लाइक स्टेप फादर स्टेप मदर इन लॉस बेसिकली। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या क्या है, मैंने बोला था 3 टाइप के है राइट। सो डेथ सेंटेंस, अ डोमिसाइल ऑफ ऑरिजिन कैन बी एक्सटिंग्विश्ड, अगर उनको ऑरिजिन से मिला है तो इट कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है, either by death sentence or by the exile of life. So that's the end of the origin, and then we come with the domicile of choice. Domicile of origin prevails until the new domicile has acquired, ठीक है, जब तक उनका origin, जब तक नया नहीं आ जाता पुराना स्टिल रहेगा। एसेंशियल्स आप रह सकते हो करके कि उनका इंटेंशन और उनका वहाँ पे रहने का फैक्ट कि वो कब से वहीं पे है, फैक्ट एंड इंटेंशन रहेगा तो they'll get the origin of the domicile. And those people must be a competent persons, like they have to be major, sane or voluntarily acquired of domicile by 2 ways, which is acquisition of domicile, which is by the fixed habitation or by the special mode of acquiring domicile by choice, which is under section 10 and 11. Fixed habitation क्या होता है, a person continuously and permanently reside, as the name itself is self-explanatory to this line, that a person continuously permanently reside in India and get the D domicile by choice. A person have fixed habitation for the purpose of military, navy and force, they do not get, उनको डोमिसाइल बाय चॉइस नहीं मिलेगी, वो जहाँ जहाँ, क्योंकि मिलिट्री की हर एक बॉर्डर होती है, उनको एक डोमिसाइल बाय चॉइस नहीं मिल सकती। अगर वो एक प्रोफेशन के लिए आ रहे, कोई भी कॉलिंग्स के लिए आ रहे, उनको भी डोमिसाइल बाय चॉइस नहीं मिलेगी, इट्स नॉट अ वॉलंटरीली, एंड क्योंकि उनका वो कोई इंटेंशन नहीं होता, वो बस एक प्रोफेशन, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव होता है। Section 11 talks about the special mode. Should make an application of appropriate authority of government. Application must be handwritten. Application should be resident in India for more than 1 year, immediately preceding the application that is made. जैसे application दिया, उनको 1 साल तक के पहले, application देने के पहले वो 1 साल तक इंडिया में रहनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाइड होती है then they get the, तो उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाती है राइट, अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है तो, ठीक है। सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम एनी कंट्री विल नॉट गेट अ डोमिसाइल, ठीक है, इंक्लूड्स डिप्लोमेट्स, कोई भी बाहर से आ रहा है पढ़ने के लिए, कंज्यूम एम्बेसडर थ्रू रेसाइड्स फॉर मोर देन 5 years और whatsoever, but their family members represent another country, अगर उनकी फैमिली मेंबर्स किसी और कंट्री में represent करती है, then for sure then they are not getting the domicile of India. Section 13 continuous, it must be continuous, new domicile continues. The 13 talks about the new domicile, right? So new domicile continue until the former domicile has been resumed and another domicile has acquired, जब तक उनको नया नहीं मिल जाता तब तक। Only a succession, सिर्फ वो सक्सेशन लोग को मिलेगी, नॉट टू द डाइवोर्स पीपल। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ 3 चीजें हैं, ठीक है, बस सेक्शन 14 to 18 मैंने इसको याद करने के लिए, बस क्योंकि दिस टू थिंग्स विद ईच अदर, इट टॉक्स अबाउट द सेम थिंग, which is section 14 and 17 talks about the minor section, मतलब उनको कैसे डोमिसाइल मिला। section 18 talks about the insane person, section 15 and 16 talks about the married women, right? So getting in the deep again, थोड़ा ब्रॉडली पढ़ते हैं उस चीज को ताकि हमें और अच्छे से समझ आए। सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट द माइनर, माइनर को किससे मिलता है, पेरेंट्स से।
Exemptions of domicile of minor does not change if he's married, hold any office, employed or government office. अगर वो माइनर होके भी शादीशुदा है, अगर ऑफिस होल्ड कर रहा है और बिजनेस बना रहा है with the parents' consent, does not change. He gets the domicile of his parents. Again, section 17, minor during his maturity cannot acquire a new domicile of choice on his own act. खुद से अगर वो मेजर बन जाता है तो उन्हें खुद से वो चॉइस नहीं मिलती है to get the domicile, right? Section 15 talks about the married woman gets of their husband, widow get of their deceased husband. Section 16 talks about during marriage follows of her husband. Exemption तब होता है उनको डोमिसाइल नहीं मिलती अपने हस्बैंड की अगर वो हस्बैंड किसी भी सेंटेंस में है और अंडरगोइंग द सेंटेंस, ठीक है. Third and the last, we talks about the lunatic persons. Lunatic persons are nothing but जो person physically or mentally disabled है. Basically, the section 18 talks about the insane person. Insane person does not get a new domicile. ठीक है, they get the domicile of whoever get taking the custody of them or taking care of them. जो भी उनका guardian है, they take care of them or their parents, जो भी उनका take care कर रहा है. It may be a guardian or अगर उनके parents नहीं है, in absence of their parents. So yeah, thank you everybody. Thank you for watching my video. Please do like, share and comment. And let me know if there's any other doubt. Please do comment below down and so that I can help you. Thank you.